नमस्कार। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की आत्मकथा नंगा तलाई का गांव, उसका एक अंश है बिस्कोहर की माटी। ये उनका अपना पैतृक गांव है। इस गांव से उनका सीधा संबंध है। लेखक बड़े भावुक होकर के इस गांव का जिक्र कर रहे हैं। बिस्कोहर गांव में उनका बचपन बीता है, पैदा हुए, बड़े हुए। उसके विषय में बताते हुए लेखक कहते हैं कि गांव की हर चीज़ से मुझे प्रेम था। मुझे हर चीज़ याद आती है। मुझे याद आता है वहाँ का प्राकृतिक परिवेश, याद आता है माँ का घर में काम करना, माँ का उन्हें दूध पिलाना, पिता याद आते हैं। गांव में खेले जाने वाले सारे खेल जो अपने मित्रों के साथ वो खेला करते थे वो याद आते हैं। उन्हें वर्षा ऋतु याद आती है, उन्हें जाड़े की ऋतु याद आती है। उन्हें याद आते हैं गांव में पैदा होने वाली वनस्पति, गांव के फूल, गांव की सब्जी, सबका जिक्र उन्होंने इस पाठ में किया है। लेखक बताते हैं कि उनके घर के पास जो तालाब था उसमें कमल खिला करते थे। कमल ककड़ी भी होती थी पर उसको खाते नहीं थे। वहाँ पर कोइयाँ खिलते थे। कमल की एक और जाति है, एक फूल है कोइयाँ, कुमुद भी कहते हैं उसको। कहते हैं तालाबों भरा रहता था उनसे, हम देख करके बड़े खुश होते थे। इसके बाद बताते हैं कि जब वो बच्चे थे तो माँ की गोद में लेट करके, माँ की छाती से चिपक करके दूध पीते थे। दूध पीते पीते कभी कभी वो माँ को काट भी लिया करते थे। माँ उसे एक हल्के से एक चांटा लगा देती थी, लेकिन उस माँ के उस चांटा लगाने पर, थप्पड़ लगाने में जो प्यार था वो भी छलकता था। काटे जाने पर भी माँ मुझे दूध पिलाती रहती थी। इसका जिक्र उन्होंने बड़े भावुक तरीके से किया है। लेखक आगे बताते हैं कि जब उनका छोटा भाई आ गया तो माँ के दूध पर से उनका अधिकार ख़त्म हो गया। छोटा भाई दूध पीने लगा और लेखक को दाई के हवाले कर दिया गया। दाई माँ के साथ लेखक का समय बीतने लगा। कहते हैं मैं रात को छत पर, खाट पर लेट करके चांदनी रात में आकाश की तरफ देखता था, चांद की गतिविधियों को देखता था। इस तरह से उनका समय बीतता था। धीरे धीरे लेखक बड़े होने लगे। कहते हैं हम गांव की गलियों में घूमा करते थे। हम देखा करते थे कि वहाँ पे किस तरह की फसलें हैं, कैसे खेत हैं, उनमें हम जाया करते थे, खेतों में घूमा करते थे। जब वर्षा ऋतु आती थी तो जगह जगह पानी भर जाता था, मच्छर मकोड़े ये सब आने लगते थे, पैरों में फुंसियाँ हो जाती थी, फोड़े हो जाते थे। जब लू चलती थी, गर्मी होती थी, जब लू चलती थी तो माँ प्याज रख करके जाने को कहती थी। हम आम का पन्ना पीते थे। इस तरह की बातें, जो बातें केवल गांव में ही पॉसिबल हैं, वो सारी बातें वो याद कर रहे हैं। ये पूरा पाठ उनकी यादगार का एक जीता जागता प्रमाण है। उनके गांव में जो सब्जियां हुआ करते थे, भिंडी, तोरई, घिया, इन सब का जिक्र उन्होंने किया है। फूल का जिक्र किया है। गुड़हल का फूल है जिसे देवी के चरणों में चढ़ाया जाता है, वो फूल वहाँ हुआ करते थे। कहते थे घास थी, घास से भरे हुए मैदान थे। बरसात में वहाँ से सांप निकल आया करते थे। तो बहुत तरह के सांपों का जिक्र भी पाठ में हुआ है। उसके बाद वो बताते हैं कि जाड़े की धूप इतनी अच्छी होती थी कि कुछ कहना ही नहीं है। जाड़े की धूप और चांदनी रात, चैत्र की चांदनी, दोनों को वो जोड़ते हैं। कहते हैं दोनों मुझे एक जैसी लगती है। यहीं पर कहीं एक बार किसी बारात में वो गए तो उन्होंने वहाँ पर एक स्त्री को देखा, एक औरत को देखा जो उम्र में उनसे 10 साल बड़ी थी, लेकिन उसकी तरफ, उसको देख करके वो इतने मोहित हो जाते हैं और कभी भी अपने मन की बात उसको बता नहीं पाते। वो स्त्री उनको ऐसी लगी जैसे जूही की कली थी। उसके अंदर से उनको जूही के फूलों की महक आ रही थी। कहते हैं उसकी तरफ वो इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि बस देखते ही रह गए। उन्हें लगा सारी की सारी प्रकृति एक नारी में समा गई, प्रकृति सजीव नारी बन गई। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है इस पाठ में से। प्रकृति सजीव नारी बन गई, सारी प्रकृति एक नारी में समा गई। चांदनी रात में जब उन्होंने उसको देखा, वो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, वो ऐसे महक रही थी जैसे जूही की कली हो। तो ये जो वर्णन उन्होंने किया है अद्वितीय वर्णन है, अनुपम वर्णन है। कहते हैं वो स्त्री उन्हें गांव में कई बार दिखाई दी। वो शादी होकर के उसी गांव में आ गई थी, लेकिन कभी भी लेखक उससे अपने मन की बात नहीं बता पाए। कहते हैं मुझे सबसे ज़्यादा जो याद आता है वो क्या है, माँ के पेट का रंग,
माँ जब उन्हें अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाया करती थी तो माँ के पेट का रंग उनको बहुत याद आता है, लगता है उसमें हल्दी मिली हुई थी। उन्हें पिताजी के पसीने से भीगा हुआ कुर्ता, उसकी बू बहुत याद आती है। वो सब उनके अंदर समाई हुई हैं। वो कहते हैं कि मुझे वहाँ की वनस्पति, वहाँ की फसलें, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का प्राकृतिक परिवेश सब कुछ याद आता है। और ऐसा लगता है कि जैसे पूरी की पूरी प्रकृति एक नारी में समा गई है। प्रकृति सजीव नारी बन गई है, प्रकृति नारी के रूप में सामने है। तो ये इस पाठ में बिस्कोहर की माटी में उन्होंने अपने गाँव का, बिस्कोहर गाँव का ऐसा वर्णन किया है कि हम लोग भी गांव में देखते हैं। आजकल बहुत सब गांव काफ़ी आधुनिक हो गए हैं, लेकिन ये जो गांव है, इस गांव में वो सारी छोटी छोटी बातें जो लेखक को आज भी याद हैं, वो छोटी छोटी बातें, उनका तालाब में नहाना, उनके जाड़े की धूप में बैठना, उनका खेत में बच्चों के साथ दौड़ना खेलना, सांप और बिच्छू देखना, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने बताया है कि अपने से 10 वर्ष बड़ी उस स्त्री को देख करके उनका मोहित होना, जिसे उन्होंने बाद में स्वीकार कर ली है ये बात, और प्रकृति का उसके अंदर समा जाना, वो जूही की कली लगना, ये सारी बातें इतनी ज़्यादा प्रभावित करती हैं कि पाठक को बांधे रखती हैं। तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ पाठ है। आत्मकथात्मक शैली होती है जब खुद से अपनी कहानी सुनाई जाती है। तो ये था इस पाठ में जो मुख्य प्रश्न बनता है वह यही है कि गांव के किस तरह का वातावरण का वर्णन उन्होंने किया है। दूसरा ये बनता है कि प्रकृति सजीव नारी बन गई, ये कहने से कवि का क्या उद्देश्य है। बाकी मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे ही हैं कि इसके ज़रिए मैं आपको ये कहानी समझा सकूं, बता सकूं। सारे पॉइंट्स को मैंने कवर कर लिया है। धन्यवाद।